सुप्रभात दोस्तों। आज मैं ये जो वीडियो आपके सामने शेयर कर रही हूँ, इस वीडियो में मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है और जो शायद आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये सब्जेक्ट मैं फाइनेंस में कई सालों से पढ़ाती चले आ रही हूँ और हमेशा सोचती हूँ कि इसके बारे में सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। इस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है हम हमारे फाइनेंसेस को प्लान करें। सबसे पहले तो हम हमारी लाइफ के गोल सेट करें, हम हमारे जीवन के लक्ष्य सेट करें, फाइनेंशियल गोल सेट करें। हम हमारे फाइनेंशियल गोल सेट करें कि आज जब मैं कमाना शुरू मैंने किया है या मैं जीवन के किसी बीच के स्टेजेस पे भी हूँ तो मैं अपने रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा चाहती हूँ, कितना एक पूल ऑफ फंड मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। और या अगर मैं अभी बिल्कुल यंग हूँ, मैंने आज से पैसा कमाना शुरू किया है तो आफ्टर सम टाइम मुझे शादी करनी है, फिर मेरे बच्चे होने हैं, मुझे घर खरीदना है, कार खरीदनी है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पे खड़ा हुआ है और उसको आगे के कुछ 10, 20, 15 सालों की अगर कोई प्लानिंग उसको करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो ये विषय जो है वो मदद करता है आपको अपने इस प्लानिंग को करने के लिए। ये विषय ये कहता है कि सबसे पहले तो किसी भी इंडिविजुअल को अपनी लाइफ की स्टेजेस डिसाइड कर लेनी चाहिए, है ना। इस किसी भी इंडिविजुअल को अपनी लाइफ की स्टेजेस डिसाइड करनी है। आज वो कहाँ पे है, अगर वो 25 साल का है तो 5 साल बाद उसे शादी करनी है, तो 5 साल बाद उसको कितना पैसा चाहिए, कितना खर्च उसको करना पड़ेगा। तो उस खर्च को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आज से उसको कितनी सेविंग्स करनी है ना, कितना पैसा वो जमा करे, कितना पैसा वो कहीं इन्वेस्ट करे ताकि आज से 5 साल के बाद जो डिजायर्ड मनी वो चाहता है वो ले सके। देन उसको घर खरीदना है, कार खरीदनी है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी जब कार खरीदने का प्लान है या जब घर खरीदने का प्लान है तो उस टाइम पर भी उसके पास उतना पैसा इकट्ठा हो जाए, ठीक है। या फिर अपने रिटायरमेंट के टाइम अगर उसको 40-50 लाख या करोड़ 2 करोड़ रुपए उसे चाहिए, उसे ऐसा लगता है कि 65 साल में रिटायर हो जाऊंगा और 20 साल और जीऊंगा, और वो 20 साल के लिए उसके कोई सपने हैं, कोई ड्रीम्स उसने सेट करके रखे हुए हैं, तो उन ड्रीम्स को वो कैसे पूरा करे, ठीक है। तो हमारा जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग वाला सब्जेक्ट है वो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल को एक इंसाइट देता है, बताता है कि वो कैसे अपने फाइनेंसेस को प्लान करे ताकि वो अपने लाइफ के ये खर्चे जो हैं उनको खुशी खुशी, है ना, मीट आउट कर सके, उसे कहीं पर भी कोई परेशानी ना आए, है ना, कहीं पर भी उसके इन खर्चों में कोई कमी ना हो और वो एक अच्छे उन्नत जीवन का और एक सुखी जीवन का वो आनंद ले सके, बिना कर्ज के उसका जीवन आसानी से व्यतीत हो जाए या बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए उसका जीवन व्यतीत हो जाए, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली आपको क्यों पढ़ना चाहिए या पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हर इंडिविजुअल को क्यों मालूम होना चाहिए। अब परेशानी क्या है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं फाइनेंस के उनको तो मैं पढ़ाती ही हूँ, है ना, तो उनके लिए तो ठीक है, ये सब्जेक्ट है ही कहीं ना कहीं। जो फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उन बच्चों को तो ये बातें मैं बताती ही हूँ, लेकिन हमारे जो अदर देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड, जो मार्केटिंग से MBA करके निकल रहे हैं या जो HR में MBA करके निकल रहे हैं या जिन लोगों ने साइंस पढ़ा हुआ है, ऐसे तमाम जो मेरे दोस्त हैं या ऐसे तमाम जो हमारे यंग बच्चे हैं उन लोगों को नहीं पता है ये कंसेप्ट, है ना। और जब हमें नहीं पता होते ये सारे कंसेप्ट और हम अपनी जीवन को जब स्टार्ट करते हैं तो अनाप शनाप तरीके से हम खर्च करना शुरू करते हैं, तो इनिशियल जो हमारे कमाई के साल होते हैं उन सालों में हम जम के खर्च करते हैं और जब हमको पैसे की असल में जरूरत होती है तब हम कहीं ना कहीं फिर कर्जों पे डिपेंड हो जाते हैं या फिर हम हमारे जो दूसरे सहयोगी हैं उन लोगों पे डिपेंड होते हैं या हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ ये जो विषय है ये किसी भी व्यक्ति को 20-22 साल की उम्र में ही, अगर मैं आज आपको समझा रही हूं तो आपको अभी से ये बात समझ में आ जाएगी कि द मोमेंट मैंने कमाना स्टार्ट करना है उसी दिन से मुझे बचत के बारे में भी बात करनी
उसी दिन से मुझे बचत के बारे में भी बात करनी है। और कई बार तो मैंने ये देखा है कि ऐसे बच्चे जो कमाने के बारे में सिंसियर ही नहीं थे, है ना, जो सिंसियर ही नहीं थे, जिनको अभी लग ही नहीं रहा था कि यार मेरे को कमाना भी है, अभी ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, एंड दे वर नॉट सिंसियर अबाउट दी सेविंग्स एंड ऑल। उनको भी ये जब कंसेप्ट पढ़ाए गए, समझाया गया, तो उन्हें एक उपयोगिता समझ में आई कि अरे हाँ यार, मेरे को तो अर्निंग्स करनी है, आज मैं अगर कमाना शुरू करूंगा देन ओनली मैं अपनी लाइफ के जो वेरियस स्टेजेस में आने वाले जो खर्च हैं उन खर्चों को प्रॉपर्ली पूरा कर पाऊंगा और एक अच्छी लाइफ खुद के लिए और अपने पे ऊपर डिपेंडेंट लोगों को मैं दे पाऊंगा। ठीक है, तो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ द सब्जेक्ट। और न सिर्फ ये युवाओं के लिए, न सिर्फ ये हमारे मेल मेंबर्स के लिए, मैं तो बोलती हूँ कि ये सब्जेक्ट महिलाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाएं फाइनेंसेस के बारे में अपने आप को नील ही रखना चाहती हैं। समटाइम्स वो बड़ा प्राउडली दे से कि नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ तो हमारा बैंक अकाउंट भी यही मैनेज करते हैं, है ना। तो ये ही मैनेज करते हैं वाली चीज से हम क्यों नहीं जानना चाहते हैं इसको, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार बाहर जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा रीड करिए चीजों को, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, तो आपके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो ऐसे गैर जरूरी खर्च जिनमें आप अपनी सेविंग्स को खर्च करती हैं, है ना, ऐसे गैर जरूरी सामान आप जो खरीद कर लेके आती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ शो ऑफिंग के लिए हम लोग खरीद लेते हैं। तो इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग योर मनी ऑन दोज प्रोडक्ट्स, स्टार्ट सेविंग। आप अपने पैसे को बचाइए और छोटी छोटी बचतों को इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, और इन्वेस्टमेंट करके आप एक दिन पाएंगे कि आपने अपने लिए एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली है। और ये मजाक नहीं है, ये होता है। मान लीजिए आज आप 25 साल की हैं और आपने 1 रुपया बचाना शुरू किया, 27 साल के होने पे आपका वो 1 रुपया 2 रुपए में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस 1 रुपए को 1 लाख मान लीजिए। आज आपने 1 लाख रुपया सेव किया, मान लीजिए आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स वो 2 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर वो 2 लाख आगे बढ़ के जाएगा। तो आज का 1 लाख रुपया आपको 40 साल बाद करीब 4-5 लाख रुपए में कन्वर्ट होके मिलेगा। और इस बीच आप और भी तो इन्वेस्ट करती चली जाएंगी ना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न आप फॉलो करेंगे, ये जो एक इन्वेस्टमेंट का अनुशासन आप फॉलो करेंगे अपने जीवन में, वो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देगा। बट बस यही है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट या ये जो बात मैं कर रही हूँ, ये सारी बातें बहुत डिफिकल्ट हैं, टिपिकल हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आसपास ही पाएंगे कि देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन एक्सप्लेन यू प्रॉपरली कि आप अपनी चीज़ों को कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि एक्चुअली ये जो विषय है इसको क्यों पढ़ना चाहिए सभी लोगों को, और इसकी नॉलेज हर बच्चे को क्यों होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये विषय ये बताता है कि जब आप बैठेंगे, जब आप प्लानिंग करने के लिए बैठेंगे पर्सनल फाइनेंसेस की, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी जिंदगी के गोल क्या क्या है। तो जब मैं आपसे आपकी जिंदगी के गोल पूछने जाऊंगी कि क्या क्या है, तो आप बताओगे कि आपको शादी कितनी एज में करनी है। सबसे पहले जो इंडिविजुअल मेरे पास आएगा वो ये बताएगा कि आज उसकी अर्निंग कितनी है ना। और फिर मैं उससे पूछूंगी कि वो कितना बचा पाता है। तो सबसे पहला दिमाग में उसके क्लिक होगा कि यार मैं तो कुछ नहीं बचा रहा हूँ, है ना। तो इमीडिएट यहीं से घंटी बजना शुरू हो जाएगी कि नहीं, ये गलत है। अगर आप कम कमा रहे हैं तो आप इनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, या आप सेव नहीं कर रहे हैं तो आप मोटिवेट होंगे सेविंग्स बढ़ाने के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो ये आपको मोटिवेट करता है, और सबसे पहले ये आपको एक क्लियर विजन बताता है आपके भविष्य के बारे में कि आप चाहते क्या हैं। आज आप किस एज के हैं, 5 साल बाद का आपका क्या प्लान है, 10 साल बाद का आपका क्या प्लान है, और 45 ईयर्स के बाद, आज से लेके 45 साल के बाद या 20 साल के बाद आप वो कितना पैसा अपने लिए बचाना चाहते हो ताकि आप एक सिक्योर लाइफ जी सको, है ना। तो भविष्य के बारे में एक क्लियर विजन ये हमारी कहानी आपको बताती है। ये जो हम समझेंगे वो चीज आपको इनकरेज करेगी कि आप अपना फ्यूचर प्रॉपरली प्लान करें और डिसाइड करें। देन एंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब ऐसा होता है कई बार कि इस महीने तो बचा लिए 20,000 रुपए, अगले महीने कोई होटलिंग पे है, या फिर मोबाइल खरीदना है, या फिर कोई ज्वेलरी खरीदनी है, या फिर किसी पार्टी में जाना है, और आपने वो पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दिया। तो नहीं, ये सब्जेक्ट आपको कहता है स्टिक टू योर फाइनेंशियल प्लान्स, है ना। आप गोल को अगर अचीव करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लान पे स्टिक होना ही पड़ेगा, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा।
है ना। तो ये अनुशासन जो है वो आपके आगे की जर्नी को बहुत इजी बना देगा, राइट। तो जो अनुशासन है उसमें आपको रहना है, इस महीने बचाएं तो अगले महीने भी बचाना ही पड़ेंगे, सेविंग आपको करनी ही पड़ेगी। देन गिविंग द पर्सन अ डायरेक्शन, राइट। ये जो विषय है वो किसी भी व्यक्ति को एक डायरेक्शन देता है कि भाई आपने ये प्लानिंग की है, आपने डिसाइड किया था कि मैं हर महीने इतना इतना पैसा बचाऊंगा और यहाँ पे उसको इन्वेस्ट करूंगा, तो अगले महीने आप ऐसे ही हौच पौच में कहीं और जाके इन्वेस्ट नहीं कर दोगे। आपके पास एक सेट प्लान है, आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास बैठे हो या आपने खुद नहीं डिसाइड कर लिया अपना, तो आपके पास एक सेट प्लान है और उस प्लान में ही आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाओगे। एक पर्टिकुलर टाइम तक तो आप उसी पैटर्न पे इन्वेस्टमेंट करोगे। देन इंप्रूविंग अ पर्सन्स पर्सन्स फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका जब आप नॉलेज लेते हो तो ये सब्जेक्ट आपको कहता है कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो बहुत वाइज होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई मोबाइल फोन खरीदना चाहती हूँ, है ना, या मैं गोल्ड खरीदना चाहती हूँ, चलिए अगर मैं गोल्ड ही खरीदना चाहती हूँ तो गोल्ड खरीदने के लिए अभी तक मैं ज्वेलरी खरीद के बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं ज्वेलरी लेके आ गई, लेकिन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको गोल्ड कॉइन्स खरीदने चाहिए, राइट। क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी जब आप खरीदते हैं तो मेकिंग चार्जेस एंड ऑल उसमें आपका बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है ना, वेस्ट चला जाता है। और कॉइन्स अगर आप खरीदते हैं तो उसमें इतना ज्यादा आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। तो गोल्ड खरीदें आप, आपका प्रेफरेंस गोल्ड है तो आपको गोल्ड ही खरीदना है, लेकिन गोल्ड कौन सा वाला खरीदना है ये आपका जो डिसीजन है वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता है इफ यू गो टू पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो। देन असेसिंग द पर्सन्स रिस्क टॉलरेंस एंड डेवलप अ असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी। असेसिंग अ पर्सन्स रिस्क टॉलरेंस एंड डेवलपिंग एन असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी। रिस्क टॉलरेंस का मतलब अब क्या होता है? रिस्क टॉलरेंस का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता, किसी भी व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता का आकलन करना, उसके रिस्क लेने की क्षमता को देखना, जानना और समझना। तो रिस्क लेने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है ना। रिस्क लेने की क्षमता कई बार एज पे डिपेंड करती है। जो यंग लोग हैं वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ऐसा स्टडीज में देखा गया। जो यंग लोग हैं वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो थोड़े एजेड लोग हैं वो घबराते हैं रिस्क लेने से। जो मेल है वो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, कई बार फीमेल जो है वो कम रिस्क लेना पसंद करती हैं, ऐसा उल्टा भी हो सकता है ना। देन जिनके घर में अर्निंग मेंबर्स ज्यादा हैं, है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो वहां पे रिस्क लेने की क्षमता लोगों की बढ़ जाती है। लेकिन अगर अर्निंग मेंबर केवल एक है और डिपेंडेंट बहुत सारे हैं तो रिस्क लेने की क्षमता कम हो सकती है। तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जो सब्जेक्ट है वहां पे व्यक्ति को ये भी बताया जाता है कि आप सबसे पहले अपने रिस्क लेने की क्षमता को नापिए, उसको समझिए कि आप कहाँ बैठे हुए हो और क्या आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है ना। तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को आप समझेंगे, समझने के बाद आपके पास जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। क्योंकि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं जहां आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, उन सभी ऑप्शंस में कोई ऑप्शन कम रिस्की है, कोई ऑप्शन ज्यादा रिस्की है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं और ये किस तरह के बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं इस सारे ऑप्शंस के बारे में भी आगे वाली जो वीडियोस हैं उसमें आपको बताऊंगी, ठीक है। तो रिस्क एलोकेशन स्ट्रेटेजी बना के देना एंड देन हेल्पिंग इन टैक्स रिडक्शन, राइट। सबसे मेजर इशू और सबसे अच्छा वाला जो इशू आता है, बीइंग कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर अकाउंटेंट, हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उन सभी क्लाइंट्स का एक सबसे मेजर कंसर्न जो होता है वो ये होता है कि हम अपना टैक्स कैसे रिड्यूस करें, राइट। तो आप अपना सारी प्लानिंग करने के बाद ईयर एंड में मेरे को अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो और बोलते हो आप मेरा टैक्स रिड्यूस कर दो, तो फिर मैं यहाँ आपकी मदद नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप इनिशियल साल की शुरुआत में ही आप मेरे पास बैठे हुए हो और आप मुझे बता रहे हो कि आपकी अर्निंग्स ये हैं, आपकी सेविंग्स ये हैं और इन सेविंग्स को आपने ये 3 जगह पे लगाया हुआ है, तो मैं शायद आपको सजेस्ट कर पाऊंगी कि इसके बजाय आप दूसरा ऑप्शन में लगाओ जहां से आपका टैक्स कम हो सकता हो, है ना। तो जो ये सब्जेक्ट है हमारा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, यहाँ पे खर्च करने के पहले आपको डिसीजन लेना है। खर्च करने के पहले आप बैठ रहे हो, प्लानिंग का मतलब होता है भविष्य के लिए प्लान करना।
तो जब आप भविष्य के लिए प्लान कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत इनिशियल स्टेज में मेरे सामने बैठे हुए हो। आप इनिशियल स्टेज में जब हमारे सामने बैठे हुए होगे या आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के सामने बैठे हुए होगे, तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको समझा पाएगा कि वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बड़ी मदद हो जाती है इस सब्जेक्ट की मदद से। देन ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एंड रिस्पेक्ट टू दी सेट गोल्स। जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहां जहां आपने पैसा, देखिए सीधी बात है, मैं बात कर रही हूँ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की। आपने पैसा कमाया, कमा के आपने बचाया और बचा के आपने जमीन में अच्छा गहरा गड्ढा किया और एक घड़े में अपना पैसा भर के और उसको जमीन में गाड़ दिया, है ना। तो ये पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है ना। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये होता है कमाइए, ज्यादा कमाइए, कमाई के बहुत सारे सोर्सेज जो आप जनरेट कर सकते हैं उनको जनरेट करिए, है ना। मैक्सिमम अर्निंग कहाँ से होगी वो आप देखिए और फिर उसमें से कितना मैक्सिमम आप सेव कर सकते हैं उस सेविंग को आप निकालिए, है ना। और खर्चों को अपने श्रिंक करने की कोशिश करिए, कम से कम करने की कोशिश करिए। और जो आपने पैसा बचाया है उस पैसे को बाजार में इन्वेस्टमेंट के जो भी बेस्ट ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करिए। अब ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हैं वो आप देखेंगे आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इक्विटी मार्केट में कूद जाइए। आप और भी जो रिस्की वेंचर्स हैं जहां पे कम टाइम में पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इक्विटी मार्केट बिल्कुल ही फेक है या फ्रॉड है या नुकसान ही होता है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। देयर आर शेयर्स, देयर आर सिक्योरिटीज जिनमें आप अपना पैसा अगर डाल के रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलता है, लोगों को मिला है ना। तो वो समझना पड़ता है, राइट। तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तब आपको उस पैसे के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, राइट। और वो पैसा आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना होके भी आपको मिल सकता है, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट है वो इसलिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है और साथ ही में मुझे सबसे ज्यादा जो एक बुरा लगता है वो ये होता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हम हमारे घरों में डिस्कस नहीं करते हैं, है ना। हमारे बच्चों को शुरू से ही पता होना चाहिए ये बात। 18, 19, 20 साल के लड़के को, लड़की को आपको ये पूरी नॉलेज देनी ही चाहिए कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ अवर लाइफ, राइट। तो आप जब ये सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे या ये वीडियो आप अपने बच्चों को शेयर करेंगे, दिखाएंगे, तो एक्चुअली एक सिंसियर अप्रोच उनके दिमाग में ये जनरेट होगी कि भाई कमाना शुरू करें, राइट। सबसे पहले तो हम जल्दी से जल्दी कमाना शुरू करें, अपनी एजुकेशन फटाफट हमको खत्म करनी है, जल्दी से जल्दी हमको कमाना शुरू करना है और उस कमाई में से हमें सेविंग्स शुरू करनी है, क्योंकि ड्रीम हमारे बच्चों के बहुत बड़े बड़े हैं, वो सपने बहुत अच्छे देखते हैं, बड़े देखते हैं एंड हम सभी चाहते हैं कि उनके ड्रीम्स पूरे हों, राइट। लेकिन हम जो ट्रेडिशनल पैटर्न में काम करने वाले पेरेंट्स हैं, वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड, या हम उनके उन ड्रीम्स को, जो उनके करोड़ों वाले, जो अरबों वाले ड्रीम्स हैं, उन्हें हम पूरा नहीं कर पाएंगे। सो इट्स अवर ड्यूटी टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद अवर किड्स। हम हमारे बच्चों से ये सारी चीजें डिस्कस करें, इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिस्कस करें, उनको इसके बारे में नॉलेज दें, है ना। और ये नॉलेज जो है वो उनको उनकी लाइफ को प्रॉपरली प्लान करने में मदद करे। तो आखिरी जो इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का वो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग पीस ऑफ माइंड, राइट। जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, आपको मालूम है कि देयर आर 4-5 वेज जहां से आपके पास हर महीने एक रेगुलर इनकम आती चली जाएगी, है ना। एंड आपको ये भी पता है कि अभी 4 साल बाद बेटी की शादी करनी है और 4 साल बाद मेरे पास 20 लाख रुपए, 25 लाख या 50 लाख, जो भी आपने ड्रीम सोचा है, वो 50 लाख रुपए आपको वहां से मिल जाएंगे, है ना। आपने अपने रिस्क के हिसाब से पैसा सेट करके रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो किस बात की टेंशन है। एक मेरे रिलेटिव के यहाँ पे लड़की की शादी थी और मैं बड़ी टेंशन में थी और मैंने उनसे पूछा कि अरे अब कैसे इंतजाम हो पाएगा, तो उन्होंने बोला कि अरे चिंता की बात ही नहीं है, कोई आज थोड़ा ना पैदा हुई है ये जो अपन इसकी टेंशन करें, ये जिस दिन से पैदा हुई थी उस दिन से मुझे पता था कि मेरे को इसके लिए पैसा जमा करके रखना है ना। तो मैंने व्यवस्था की हुई है और थोड़ा बहुत जो कम पड़ेगा वो कहीं से आ जाएगा, कर लूंगा मैं उसको मैनेज, राइट। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यही कंसेप्ट हम थोड़ा सा प्योर वे में हम यहाँ पे और बात करेंगे कि हम हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसकी भी बातों को यहाँ पे शामिल करें और बाहर से जो नए आइडियाज आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के उनको भी हम यहाँ पे शामिल करें। और हमारे घर में ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए ताकि हम में से हर व्यक्ति इस बात को ध्यान रखे कि हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है
और वो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पैसों का महत्व कितना है और पैसा हमें कहाँ कहाँ से अर्न करना है। फिर अर्न करने के साथ साथ जो सबसे वाइज डिसीजन है वो ये है कि हमें सेविंग्स कितनी करनी है और खर्च हम कैसे कम से कम कर पाएं। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड कर रही हूँ। आज मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन मैंने बताया है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके इकट्ठा कर लेंगे अपना पैसा, देन यू हैव टू मैनेज योर वेल्थ। तो धीरे धीरे हम उस टॉपिक पर आएंगे। अगले जो लेक्चर है, अगला जो लेक्चर है उसमें मैं इसके फर्दर इस सब्जेक्ट को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, या मैं उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ करूंगी ताकि आप समझ पाए कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।